भील, क्या नाम है? कर्णा भील। कर्णा भील है वो आपके इसके फेमस है, वो कलाकार थे। अलवर जिले के जोगी जाति के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र, मेवात क्षेत्र के अंदर जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मेवात के फेमस है आपका, देखो, भपंग। और भपंग एक तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आता है। इसमें भी एक तार होता है, काख में दबा करके इसको बजाया जाता है और टम टम की आवाज आती है। और भपंग का जादूगर कहते हैं जहूर खां मेवाती को। किसको कहते हैं? जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं। ठीक है, भपंग का जादूगर किसे कहते हैं? जहूर खां मेवाती। याद करो। मंजीरो है, तानपुरो है, चौतारो है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो तार वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा है वो आपके कौन से जो है नृत्य के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? देखो, 13 मंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा, जो रामदेव जी के मेले में और रामदेव जी की आराधना में। तो 4 हैं हाथों में होते हैं, बाकी दाहिने पैर में बांधे होते हैं 9। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 ताली नृत्य कामड़ पंथ की महिलाएं करती है रामदेव जी की आराधना में, और मंजीरा है वो हाथों में होते हैं, छोटे छोटे मंजीरे होते हैं बाबा के, याद रखना है। अगला प्रश्न देखो रे, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? देवनारायण जी की फड़ जब बाजते हैं ना, तो वो भोपे जो है ना वो आपके गुर्जर जाति के, विशेष रूप से बगड़ावत, तो ये आपके जंतर वाद्य यंत्र का इस्तेमाल है। जंतर काफी बड़ा होता है, 2 तुम्बे लगे होते हैं, उसको ऐसे गले में लटका के बजाना पड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है इसका। देवनारायण जी की फड़ वाचन के समय, देवनारायण जी की फड़ वाचन के बाद में सबसे बड़ी फड़ है ना, देवनारायण जी की फड़ है सबसे बड़ी है। सबसे लोकप्रिय करें तो वो आपकी पाबू जी की हो जाएगी। ठीक है, अरे चिंता मत करो, इतनी खतरनाक पीडीएफ बनाऊंगा इसको तुम तो खुश हो जाओगे। बस 80 क्वेश्चन मेरा मिलाने का टारगेट दिया है ना, ऐसे ही हवा में थोड़ी कहता हूँ क्वेश्चन मिलाऊंगा हर एग्जाम में। सेकंड ग्रेड को भी नहीं छोड़ा, तो ये क्या है? मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मुंह के द्वारा बजाया जाना, मुंह के द्वारा बजाए जाने में आपका मशक है, शतारा है, अलगोजा है। मुंह मतलब फूंक मार के जो बजाए जाते हैं। लेकिन रबाब है, रबाज है, जंतर है, ये आपका गुजरी है, कमायचा है, ये आपका रावण हत्ता वगैरह हो गए, ये सब तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन से में आते हैं? तत्व वाले में। कौन सा वाद्य है वो अवनद्ध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? अवनद्ध है जिसे हम कहते हैं चमड़ा, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक घेरा होता है उसमें, जैसे चंग हो गई, ढोलक हो गई, तो ये आपका अवनद्ध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आपका मांदड़ है, मंजीरा है, जंतर है, तंदुरा है। तो ये तो आपका घन में आ गया, ये दोनों तत्व में आ गए। मांदड़ है वो आपके ढोलक की तरह होती है। मांदड़ कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, मांदड़ ऐसी होती है। आगे बात समझ में? बहुत सिंपल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाओ तुम तो बस। कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? घन का मतलब होता है कि भाई, घन मतलब जो मिट्टी और धातु के बने होते हैं वो घन होते हैं। तो दिए गए में एक नहीं है, बांकियो, चीपियो, मंजीरो। तो बांकियो है वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आ जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये सुशिर है। बाकी हाकल है, चीपिया है, मंजीरा है, श्रीमंडल है, कमंडल है, श्रीमंडल हो गया, खड़ताल है, करताल है, कागरच है, ये सब उसके अंदर आते हैं धातु वाले के अंदर। लेजियम है ग्रासियों की, वो सब आपके धातु की बनी होती है। ठीक है, ओके। बैंक, ये आपके लोकवाद्य आपके जो सिलेबस में थे, 4 प्रकार के लोकवाद्य यंत्र होते हैं। एक तो तत्व वाद्य यंत्र तार वाले, सुशिर वाद्य यंत्र जिसे आप फूंक मार के बजाते हो, मेले में जाते बांकिया लेके नहीं आते थे, बांकिया है, बांसुरी है ना, और ये सब शंख है, शंख हो गया, भुंगल हो गया, सब फूंक वाला है, सुशिर है। अवनद मतलब चमड़े वाले हैं। और दूसरी बात बताऊं, घन, घन मतलब मिट्टी वाले, धातु वाले, चाहे आपका खड़ताल करताल हो गया। ओके, ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगला आता है लोक देवता। अगला आपका सिलेबस का पॉइंट टिक करो रे, लोक देवता। बैंगटी फड़ोदी किस लोग, देखो बैंगटी धाम है ना वो फड़ोदी वाला, वो कौन से लोक देवता का है? बैंगटी हड़बू जी का है, आपके जोधा के समकालीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बू जी की जाति अभी पूछी थी सेकंड ग्रेड के अंदर, क्या पूछा था? हड़बू जी कहाँ के? हड़बू जी कहाँ के? बैंगटी फड़ोदी के। लेकिन जाति इनकी शाखला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमार गायों की सेवा करते थे, अपनी टूटी फूटी जो गाड़ी थी ना, लकड़ी की बैलगाड़ी, तो उस पर ला करके गायों की सेवा करते थे। हड़बू जी है वो आपके, याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़बुजी, बेंटी धाम, फलोदी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला देखो, कौन से लोक देवता को धौलिया वीर कहते हैं? अब धौलिया वीर अपने तेजाजी महाराज है, लेकिन पांचों पीर के अंदर नहीं आते हैं। तो पंच पीर में कौन आते हैं सर? अरे पंच पीर का प्रश्न भी बहुत फेवरेट है। पाबू, हड़बू, रामदेव, पांचों पीर। हाँ, पदार जो ऐसे दुआ बोलते हैं ना, तो पाबू जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। ये पांच पीर हैं, लेकिन तेजाजी महाराज आपके पांच पीरों के अंदर नहीं आते हैं। ध्यान रखना इस बात को। हालांकि तेजाजी महाराज का पर्चा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन पंच पीर जो पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से पांच पीर कहलाते हैं, पंच पीरों के अंदर। तो मुस्लिम लोग पीर कहते हैं, तो पंच पीर में बाबू, हड़बू, रामदेव, पांचों पीर पधार दो, गोगा जी, जहाँ इस तरह से हम बोलते दुआ। तो पांच पीर ये हैं, तेजाजी नहीं है, ध्यान रख लेना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जैसे ऊंट कौन लेकर आए थे, सर्रा रोग के देवता कौन है? तो पाबू जी है। मुख्य मंदिर जो लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे आपका बालोतरा के अंदर आपका ये बात करें जो मंदिर है वो आपके मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात हो रही है। अब मल्लीनाथ जी हैं, तो मल्लीनाथ जी का जो है कुंडा पंथ बहुत फेमस है। एग्जाम, हाँ गोपो मेरो है, ठीक है भाई थारो है गोपो, तो ट्रिक बता दी, तो और चौकी ट्रिक बता दूं, ले याद दिला दी। गोपा मेरा है, तो गोपा मेरा में गोगा जी है, पाबू जी है, मिया जी है, रामदेव जी, हड़बू जी है। तो ये ट्रिक है। चलो, लोक देवता मैं चाहता हूँ 55,000 जो सीटें हैं उन सबको पढ़ाना चाहता हूँ, बाकी तो 10,000 तो अड़ा जगह गुरु जी आवे मन। RS वाले बच्चे भी पेपर दे के आएंगे, वो 5,000 4,000 सीट लेके जाएंगे, बाकी 50,000 किसके पास में? तुम्हारे पास में। लोक देवता जिसका मंदिर है वो आपके मल्लीनाथ जी की बात करें, कुंडा पंथ। अब वो RS में तैयारी तो कर देते हैं, लेकिन कई बार होता नहीं है सिलेक्शन, तो इसलिए 4th ग्रेड में भी जाना पड़ता है। कोई बुरा ही नहीं है, जाना चाहिए, लेवल का भी पता चलता है, एग्जाम तो निकालो कम से कम। कुंडा पंथ के प्रणेता आपके मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी जो आपके कुंडा पंथ। अब कहते हैं राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऊंट के देवता है आपके यही है। और एक कहते हैं सर्रा रोग जो है, सर्रा रोग जो हो जाता था बाड़ा जिससे कहते थे गंदे पानी वाणी से, तो उसके रोग देखता कौन है? ये अपने देवता अपने कौन हो गए? पाबू जी हो गए। गोगा जी है तो सांपों के, और तेजा जी को भी सांपों के, गायों के देवता कहते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला कौन से लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? नदी के किनारे, ठीक है। एकमात्र पढ़े लिखे देवता, उनके बारे में बात करते हैं। पढ़े लिखे हैं इसलिए तो इनकी रचना है 24 बाणियां, 24 बाणियां। और एक इनके बारे में जो प्रश्न आता है कि ये अपने क्या थे? भगवान श्री कृष्ण के अवतार और अर्जुन के वंशज, ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। रामदेव जी उंडू काश में बाड़मेर में जन्म होता है, ठीक है। और रामदेव जी महाराज आप याद रखना है, ठीक है, तंवर वंशी राजपूत थे। ये जाति भी पूछी गई है एक बार। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो गए? कामड़िया के पंथ के प्रवर्तक अपने रामदेव जी महाराज हो गए। और कुंडा पंथ के प्रवर्तक की बात आए तो मल्लीनाथ जी कर देना। दोनों में कंफ्यूजन हो, ध्यान से सोच के उत्तर देना, ठीक है, ओके। काड़ा और बाड़ा के देवता आता है कई बार, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। काड़ा और बाड़ा के देवता, धौलिया वीर तो अपने तेजाजी महाराज हैं। देवनारायण जी हैं तो अपने जो बात करें विशेष रूप से आयुर्वेद के देवता, पर्यावरण और नीम की पत्तियां वगैरह, इनके आयुर्वेद के इलाज वगैरह विशेष रूप से जाने जाते हैं उसके लिए। प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता फेमस है? प्लेग नहीं फैलेगा आप अगर इनकी पूजा करोगे। पाबू जी महाराज की आराधना, ठीक है। अब पाबू जी महाराज के लिए हम बात करें तो इनकी जो चैत्र अमावस्या को जो मेला लगता है तो उसमें चरी नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। चरी नृत्य बहुत फेमस है इनके लिए। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, अपने भाई अर्जन और सर्जन, इनके भाई थे जो है अर्जन और सर्जन। तो ये जहर इनको कहा था, मतलब जिंदा पीर है ना, ये आप लोगों को याद रखना, इनको जिंदा पीर भी कहा गया, ठीक है, जिंदा पीर कहा गया, ओके। गोगा जी है 1000 साल पहले, जिंदा पीर, जहर पीर, गजनवी नहीं कहा था।
ठीक है, और मुसलमान लोग इनको पीर कहते थे। तो ये अलग अलग इनकी क्या हो जाती है, उपाधियां हो जाती है, नाम हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। संत पीपा जी हैं तो अपने गागरोन ऐसे याद रखना झालावाड़ के। जसनाथ जी है तो अपने कतरिया सर बीकानेर। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गोगा जी की बात हो रही है तो महमूद गजनवी के समकालीन थे और उसके साथ में युद्ध किया था। ठीक है, ये आपको कॉमन बातें हैं, कुछ आप लोग याद रखनी है। ठीक है, ओके, महमूद गजनवी। फिर देखो, तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल, खरनाल नागौर के अंदर, खरनाल के वीर। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला शुरू हुआ था? माधो सिंह के टाइम में विशेष रूप से बात करें, माधो सिंह के समय में कोटा के अंदर दशहरे मेले की शुरुआत की गई थी। एक फेमस क्वेश्चन है, और मेले त्योहार आपके सिलेबस में वो स्टार्ट हो गए हैं। घोटिया अंबा मेले की बात करें, बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा के अंदर एक में बात करें बेणेश्वर धाम है, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेणेश्वर धाम की अगर बात करें तो यह बेणेश्वर मेला है वो आपका नवा टापरा डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। ये क्या है कि आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का जो सेकंड कुंभ है ना, आदिवासी कुंभ तो ये कहलाता है, लेकिन आदिवासियों का सेकंड कुंभ है वो आपका कौन सा कहलाता है? ये घोटिया अंबा का मेला है जो बांसवाड़ा के अंदर है, ये आदिवासियों का सेकंड कुंभ कहलाता है ना, सेकंड कुंभ कहलाता है। झीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित होता है? झीण माता, हर्ष की बहन झीण, हर्षनाथ मंदिर भी बना हुआ है, जहां राजस्थान का 7वां रोपवे भी है ना, 7वां रोपवे भी है, आपको याद रखना है। तो सीकर के अंदर झीण माता का मंदिर बना हुआ है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है। सबसे लंबा गीत एग्जाम में प्रश्न आता है किनका है? सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत, सभी में सबसे लंबा जो गीत है ना वो अपने किनका है? झीण माता जी का है। ठीक है, 2.5 प्याला शराब की देवी भी इनको कहते हैं। 2 है, भुआल माता को भी कहते हैं, इनको भी कहते हैं 2.5 प्याला शराब। तो इस तरह से अब लोगों की मान्यताएं हैं, अब देवी को कैसे क्या प्रश्न करें, लोगों की मान्यताएं हैं। अगला देखिएगा, मलिनाथ पशु मेला जो तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है वो आपके चैत्र के महीने में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की 11 तक चलता है, ये आपको याद रखना है, चैत्र के महीने के अंदर। अब राजस्थान के अंदर विभिन्न महोत्सव वगैरह है, बड़े इंपॉर्टेंट महोत्सव है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। थार ऊंट महोत्सव कटे रहे, हाँ जी, ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट थारे बीकानेर को फेमस है। हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, पुतुल महोत्सव ये आपके जयपुर के फेमस है। थार, चौड़ा चौड़ा टायरों की थारी थार, थार वाली बाढ़ माता चढ़ा दे पंक्चर ही नहीं होगी, थार बाड़मेर। मरु, मरुस्थल रेगिस्तान जैसलमेर में ज्यादा प्रसार है। हाथी महोत्सव कहो, पतंग महोत्सव कहो, पुतुल महोत्सव कहो, ये सब सारे के सारे जो आपके उत्सव है ये आपके कहाँ के फेमस है भाई? ये सब के सब जयपुर के फेमस है। तो ए के सामने 2 देखो तो ये दोनों तो होंगे नहीं, बी के सामने देखो, बी के सामने 3 आना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। सी के सामने देखो 4 आना चाहिए, सी के सामने 4 एक में है। इस प्रकार से एक ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं, बशर्ते तुम डरना मत, ये सोचना कि मदन सर मेरे साथ है, हारा वही जो अंत तक लड़ा नहीं, अंत तक लड़ लेना, जीत तुम्हारी है। इलोजी की सवारी, अब ये क्या है, छेड़छाड़ के देवता के रूप में फेमस है। अब ये जो इलोजी की अगर हम बात करें तो बाड़मेर, विशेष रूप से बाड़मेर, बालोतरा, तो इलोजी वहां के फेमस देवता हो गए। तो थोड़ा सामान्य सा प्रश्न है, हाँ, लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं, लेवल बढ़ाएंगे और फिर बेइज्जती हो जाएगी चतुर्श्रेणी कर्मचारी में, क्योंकि पटवारी में खूब लेवल पढ़ा के, लेवल बना के पढ़ाया था, आया क्या पेपर इतना हल्का आया, हवा ही नहीं लगी, इतना हल्का पेपर। तो ऐसा ही लेवल आएगा और इन्हीं में से मैं आपके सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, हाँ, आगे आ जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्यों माथा फोड़ी करें हम, सिलेक्शन के लिए तो यही प्रश्न करने हैं, नौकरी लगाऊंगा सबकी। निम्न में से वह जयंती चुनो जो कि चैत्र के महीने में 13 को आयोजित होती है। महावीर जी की जो जयंती है वो चैत्र मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर आती है। हाँ, महावीर जयंती, महावीर जयंती।
फोर्थ ग्रेड ऑफिसर की तौहीन ना करें, है ना, गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर, तौहीन मत करो भाई, पेपर का लेवल सीधा सा सामने है। मैथ जिसने बढ़िया कर ली, अंग्रेजी जिसने बढ़िया कर ली, हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया, सिलेक्शन लेके जाएगा। जीके में तो पूरे में से पूरे, इसलिए तो मैं कह रहा हूं 80 में क्वेश्चन इस क्लास से मिलूंगा। करवा चौथ, 80 मतलब 80 क्वेश्चन का मतलब हो गया कट पीट के अगर सही हो रहे हैं तो 130 नंबर होते हैं, याद रखो। करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अब ये देखो, ये करवा चौथ है वो आपकी अभी आएगी। आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई कैन से कि करवा चौथ जब पति को बड़ी बड़ी धमकियां मिलती है कि आज तेरा व्रत धारण किया है और कुछ गड़बड़ की तो बीच में व्रत जाके तोड़ूंगी, ठीक है। ये आपका कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, ये आपको याद रखना है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की, और वो भी अंधेरे पक्ष में। देखो डाकिया आदमी के लिए व्रत आ गया, जो लंबी उम्र के लिए, पतिदेव के लिए। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, भले ही थाने सब कुछ आवे लेकिन लखनऊ और लाडा नहीं बढ़ना है। आका तीज है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, वो आपका अबूझ सावा है। आका तीज है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। अब वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की जो तीज है वो आपके बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। इस दिन 1488 को, याद रखिएगा। आका तीज में बाल विवाह खूब होते हैं, पकड़ पकड़ के बिठा देते हैं चौरी के अंदर, ठीक है। अब यूट्यूब से मैं तो डिलीट करूंगा नहीं, फरमान बहुत आ रहे हैं पीछे, एकदम हिटलर वाले फरमान, हो सकता है ना, तो ध्यान रखा करो, बहुत सारी चीजें है भाई, इसलिए कहता हूँ लाइव देख लो, बाद में कोई भरोसा नहीं क्लास है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? देखो, सांझी के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है। बहुत प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है। और सांझी की हम बात करें, सांझी है वो आपके यूपी से आई है, और जो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को, है ना, मनाया था राधा जी को, उस समय उनसे संबंधित है सांझी परंपरा। और एक सांझिया मंदिर है, आपसे पूछा जाता है सांझिया मंदिर, और ये सांझिया मंदिर आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, जिसे मच्छेंद्रनाथ मंदिर भी कहते हैं। तो ये सांझिया मंदिर आपका उदयपुर के अंदर हो गया। केले के पत्तों की सांझी वाला प्रश्न भी आता है। केले के पत्तों की सांझी कहाँ की है सर? केले के पत्तों की जो सांझी है ना, सांझी मतलब डिजाइन होती है। राधा जी पूरे दिन रूठे रहे, लास्ट में भगवान श्री कृष्ण पूरे दिन कोशिश कर ली, ऐसी डिजाइन बनाई, शाम को जाके एकदम से खिलखिला के खुश हुए कि हाँ ठीक है। आदमी लड़ाई जल्दी भूल जाता है, औरत कभी भी लड़ाई भूलती नहीं है। पता चले वापस आया कि मेरे से लड़के गया था ना, ठीक है ना, ठीक है। ये सांझी है, तो आपके केले के पत्ती की सांझी वो आपके नाथ द्वारा के, नाथ द्वारा के। आगे बढ़ो। राजस्थान में बड़ी तीज आपके पेपर में छप गया है, छप गया है प्रश्न। छोटी तीज, बड़ी तीज, चैत है, वैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है। श्रावण मतलब 5वां महीनों, और भादो मतलब 6वां महीनों, याद रहे सबने। तो बड़ी तीज मतलब बड़े बड़े त्योहार। बड़ी तीज, ब से बड़ा, ब से भादवा, भ से भादवा, भादवा याद रखो रे, बी याद रखो। देखो, बड़े के जीवन में हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अब जैसे मैं हूं बड़ा, अब मुझे मेरे भाई का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, वो भले ही मजे मारे, ठीक है, मेरे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, स्ट्रगल मतलब अंधेरा। तो भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष, अंधेरा, तृतीया, ये याद रखना। लेकिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, ये छोटी तीज है, छोटी तीज है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया है ना। विजय सर बोली मजे मारे, लेकिन मदन सर को मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल टेंशन, है ना, लास्ट 10 years। तो भाई तुम लोग भी मेरे वैसे ही हो, तो थोड़ा समझा करो इस बात को। बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज है, उजली तीज है, इसके अनेक नाम है ना। खजली तीज है, कजली तीज है, उजली तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज, उजली तीज, सातुड़ी तीज है, बहुत सारे नाम है। ये बूंदी की फेमस है, ठीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट।
हिंदू महीने में गणगौर का त्योहार, अब गणगौर है, तीज है, बैसाख, शुक्ल तृतीया, इनमें से एक प्रश्न आएगा तुम्हारे हर पारी में। तो गणगौर है वो चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तीज। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर के साथ में क्या होता है, त्योहारों का समापन होता है, त्योहारों का समापन। तो राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत कहां से होती है, तीज से, त्योहारों की शुरुआत। तो शुरू आपके तीज से श्रावण में, और चैत के महीने में जाकर के त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद हो गया ना, गलती मत करना है ना। था सगला में एक बहुत प्यारा लागो थे मैंने, ठीक है, बहुत प्यार आता है तुम लोगों के ऊपर, इसलिए इतनी मेहनत की। कौन रात को 3-3 बजे तक जेरें आ रही थी यूँ रात को, लेकिन फिर भी 3 बजे तक जगा, फिर सुबह 7 बजे उठ गया। नॉन स्टॉप हो जाएगी 40 घंटे की मेहनत आज 12 बजे तक। और कल भी तो पढ़ूंगा ना, कल पूरे दिन 4 क्लास का प्लान है, पूरा पेपर तो देना है तुमको पेपर से पहले। देखो प्लीज तुम लोग है ना, फर्स्ट पारी वाले है ना, टेंशन मत लेना, फर्स्ट पारी वालों को इतना पढ़ा दूंगा कि पेपर का लेवल सीधा मैच हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, उन पारी वालों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो पहली पारी वालों को तो ऑलरेडी मैं पेपर बता चुका हूं, तो वो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं कि सर ऐसा हो जाएगा वैसा। तो आलोक राज जी की बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। ईश्वर जी और ईश्वरी जी निम्न में से किस युग्म को बताते हैं? ईश्वर तो अपने शिव जी है और ईश्वरी है वो माता पार्वती है। तो क्वेश्चन नंबर 116 हो गया, ठीक है। मैं पहली पारी वालों को न्याल कर दूंगा, चिंता मत करो, और दूसरे उनको डबल न्याल कर देंगे, मतलब ठीक है, फर्क किसी का नहीं पड़ेगा, उसके भी बराबर नंबर आएंगे और दूसरे से छठी पारी वालों के बराबर नंबर आएंगे। तो ईश्वर ईश्वरी गणगौर से संबंधित गोखरू आभूषण। अब आपके सिलेबस में जो प्रश्न है वो है आभूषण वाले। तो मेरे प्यारे साथी बताइए आभूषण आपके, और वैसे आभूषण मैंने तो आपको ट्रिक से बढ़ाया है, इतने शानदार शानदार आभूषण, ठीक है ना, ट्रिक से। आभूषणों में कह रहा है गोखरू, 9 2 11 हो गया। गोखरू आभूषण जो है वो आपकी कलई का आभूषण है। कहाँ का है? कलई का आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलई का आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलई का आभूषण है गोखरू आभूषण, कलई का। गोखरू है, मौली है, जो आपका चूड़ा है ना, एक आपके हम बात करें तो आपके अलग अलग आभूषण जो गोखरू वगैरह कलई में। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? देखो बजटी आभूषण की मेरे तो बजट में कोनी, तो ये लास्ट में आपका हो गया गले के अंदर हो गया। 118 नंबर का आंसर क्या हो गया? गला हो गया, बजटी हो गया। इसके साथ साथ हम बात करें ना, खुंगाड़ी हो गया, खुंगाड़ी हो गया, बजटी हो गया, हमेल हो गया। हमेल पूछा जाता है, जितने भी हार है वो इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मालाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सब गले की है। खुंगाली है, हमेल है ना, बजटी है, हंसली है, हंस करके बोली रमकुड़ी जमकुड़ी, तो हंसली है, तुलसी, तुलसी, चंपाकली, तुलसी चंपाकली, हंस के बोली, बड़े आदमी के गले पड़ गई थी तुलसी चंपाकली हंसली। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। आज 7 लाख हो रहे हैं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। 7 लाख सिर्फ 1 साल के हुआ, अभी तो मीलों सफर तय करना है। तो बिना सब्सक्राइब किए हुए कोई मत रहना। माँ सरस्वती जी आए हुए हैं, जैसे ही हिस्ट्री कल्चर कंप्लीट होती है मैं माँ को क्लास में लेके आऊँगा, मेरे सभी बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने। सुबह से ही दीपक वगैरह करके आरती वगैरह करके बैठा था कि माँ को आज सामने लेके बैठा हूँ, माँ की तस्वीर लगी हुई है सामने। आज इनको साक्षी मान के बच्चों के लिए बस पेपर में 80 क्वेश्चन हर पारी में मिलेंगे। यू डोंट बिलीव इन? अरे भाई ये देखो, देखो साथ में लेके ही बैठा हूँ। सुबह से ही प्रार्थना कर रहा था, दीपक वगैरह करके कर रहा था कि माँ आज लाज रखना, हर पारी में 80 क्वेश्चन। कंटेंट मेरा, आशीर्वाद है आपका। तो ले लो सारे साथी आशीर्वाद, कर दो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों को हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस की इस पीडीएफ से मेरा जो पूरा एफर्ट रहेगा, पूरा एफर्ट। और आप देखोगे पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कल्चर, करंट, हिंदी, कहां से क्वेश्चन जाएंगे? बचेंगे ही नहीं।
तो माँ का आशीर्वाद सामने, इनको वापस विराजमान करवाते हैं, मंदिर पास में ही है। तो माँ को मैंने सामने ही रखा, मैंने कहा आज आप लाज रखना, साथ ही रहना, इन बस बड़े बड़े बच्चों का नौकरी लगवा दो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, चलो, धन्यवाद। होना चाहिए थोड़ा सा मोटिवेशन। तो राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में जो सोने की जो कील, हेलो, ये प्रश्न अभी पूछा गया था पेपर के अंदर। 2 अक्षर का कील है और 2 अक्षर का चूप, और एक आता है दांतों के बीच में जो परत चढ़ाई जाती है ना, दांतों पर तो परत चढ़ाई जाती है। अटावरा जब परत वह कहे, परत न कहवे रखन, रखन, परत 3 अक्षर, चूप, कील, कील है वाकई है, हाँ ध्यान रखो इन चीज को। कील है जकी है वह आप याद रखो, कील है जकी चूप है। तो दांत आभूषण है कि मेख है, रकन है, धौस है, मेख, रकन, धौस, कील, ये वही के आभूषण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेख और धौस वगैरह इसी के है। आभूषण जो आपके सिर में नहीं पहना जाता है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, हाँ, आज जिसने आशीर्वाद ले लिया है और वो बेड़ा पार है उसका आज की क्लास में। ठीक है, बस जुड़ जाओ अपने इस चैनल से। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, देखो मेमंद है, शीश फूल है, रकड़ी है, जो आपके गोफण है ना, गोफण है, रखड़ी है, और आपका बोरलो है, एकदम हेडलाइट की तरह बोरला है, लेकिन कंदोरो है, कणकती है, ये सब कमर के हैं। कणकती है, कंदोरो है, शतका है, ये सब कमर के हैं। रखड़ी, बोर, मेमंद, ये सब रमकुड़ी जमकुड़ी के माथे के हैं। ठीक है, ओके, आभूषण है सिर के। मुर्कियां, एक गांव में पहने लोग विशेष रूप से मुर्कियां है, वो कानों के आभूषण है। मुर्कियां पुरुष लोग ज्यादा पहनते हैं, विशेष रूप से राई का समुदाय वगैरह हो गया, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा पहनते हैं। आदमी तो लखनऊ का लाडा है, औरत की नकल करता है, आभूषण तो औरत को ही अच्छे लगते हैं। तो लाला के आभूषण किसको दोगे? अपनी रमकुड़ी जमकुड़ी को। तुम मत पहन ला, ये सारे के सारे पुरुषों के तो ऐसे ही है बस। कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के कौन से भाग में पहनते? कंदोरा है तो कमर आभूषण है। अब रखन आभूषण है, वो आपके दांत का आभूषण है जिसमें परत चढ़ाई जाती है। कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित करना है। देखो, कान की बात करें तो अभी अब मुंदड़ी है तो थारे हाथ की है, और उंगलियों की। तकियो आभूषण है तो थारे बाजू को आभूषण है। नवरत्न है, तकिया है ना, ये सब आपके नवरत्न है, तकिया है, बाजू बंद है। और तो और देखो आगे मटरमाला गले की है। सुरलिया की बात करें तो मेरा एक लंगोटिया यार था, है ना, मैंने बताया था ना ट्रिक बड़ी गजब की, कि लंगोटिया से अंगोटिया हो गया। मोर कंवर उसकी पत्नी थी, तो मोर फंवर है। पीपड़ पन्ना, पीपड़ पत्रा, तो ये एग्जाम में छपना पड़ेगा। पीपड़ पन्ना है, पीपड़ पत्रा है, मोर फंवर है, सुरलिया है, एरन हार है, लूंग है, छैल कड़ी है। एरन हार है, लूंग है, छैल कड़ी है। छैल कड़ी, लूंग, सुरलिया, भुचालिया, अनेक आभूषण है जो आपके कान में पहने जाते हैं। ठीक है, 4th ग्रेड ऑफिसर तो बनो, फिर देखो रमकुड़ी जमकुड़ी के आदेश आते, आज ये गड़वा के लाना ना, आज ये गड़वा के लाना, क्योंकि यू आर ए 4th ग्रेड ऑफिसर। ओके, तो अरे हड़के मत लेना, सच्ची बता रहा हूँ, बड़े बड़े साहब के तुम लेफ्ट राइट और मिडिल हैंड होंगे। ठीक है ना, हड़के में मत लेना। 4th ग्रेड मतलब बड़े बड़े साहब का मैन हैंड होगा। देखते जाओ जलवा, ऑफिसर मतलब ऑफिसर फील आएगा। रुको तो सही, सचिवालय में लग गया ना, जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। अकबर के द्वारा बनाया गया शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? देखो, अब जिले में स्थित है। अब आपके क्या है कि थोड़ा सा स्थापत्य कला के प्रश्न करा देता हूं। वास्तुकला बहुत बड़ा टॉपिक है, और वास्तुकला के अंदर दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और महल, मंदिर, बावड़ियां वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अकबर के द्वारा बनाया गया जो आपका शुक्र तालाब है ना, उसकी बात कर लेते हैं। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर के द्वारा नागौर के अंदर करवाया गया था। और एक, अब बात करें अकबर की मैगजीन, बहुत अच्छा प्रश्न है। अकबर की मैगजीन, और यह अकबर का जो दुर्ग है ना, वो आपके अजमेर में स्थित है, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। बाकी सब के सब राजपूतों ने, जाटों ने, इन रियासतों के द्वारा बनाए गए थे। एकमात्र दुर्ग, जितने भी राजा महाराजा थे, तो एकमात्र दुर्ग है जो आपके किस शैली में बना हुआ है?
मुस्लिम शैली के अंदर, एकमात्र मुस्लिम शैली के अंदर बना दुर्ग जो अजमेर के अंदर है, जहां पर आपके बात करें राजपूताना म्यूजियम बना 1908 के अंदर। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है राजपूताना म्यूजियम वाला प्रश्न, म्यूजियम भी यहीं पर, तो थोड़ा ध्यान रखना। दुर्ग जो आपका मानसून पैलेस कहलाता है, मानसून महल की बात करें तो ये आपका जो सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर, वहां इसको क्या कहेंगे, मानसून पैलेस कहेंगे। मतलब बड़ा प्यारा क्वेश्चन, शानदार, उदयपुर के अंदर। सैलरी, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर सैलरी को हाथ ही नहीं लगाता है, हाँ उसका खर्चा मालिक देगा। सैलरी की क्या चिंता करते हो कि फोर्थ ग्रेड इससे सैलरी क्या, अरे सैलरी तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। फोर्थ ग्रेड मतलब फोर्थ ग्रेड, पीछे ऑफिसर लगा लो बस और पढ़ते जाओ। और जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं कह रहे हैं हम तो फोर्थ ग्रेड की तैयारी को नहीं करेंगे, नाक जो सिकोड़ते ना उनको तुम फोर्थ ग्रेड ऑफिसर बन के अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना। हो सकता है कि रोल्स रॉयस के अंदर घूमो, हो सकता है। सुदर्शनगढ़, लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, कहां पर पहुंच जाओ। सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? देखो सुदर्शनगढ़ है वो आपके नाहरगढ़ के किले को कहते हैं, सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ को कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शनगढ़ का किला, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुदर्शनगढ़ की अगर हम बात करें, नाहरगढ़, अब एक अच्छा प्रश्न ये है कि एक जैसे 9 महल यहां पर बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल। अब ये एक जैसे 9 महल 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए, है ना, 9 पासवानों हेतु बनाए थे माधो सिंह सेकंड ने। अब अभी माधो सिंह सेकंड ने, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, उसमें पूछ लिया गया, इन 9 महलों के नाम पूछ लिए गए, सूरज महल, बादल महल, सूरज, बादल, चांद, ये महल आपके कौन से किले में स्थित है? बस ये प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न था, शानदार, थोड़ा डीप पूछा था। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में ऐसा नहीं पूछेंगे। 9 पासवानों के लिए यहां पर है जय बाण तोप, यहाँ है, ये आपका तारागढ़ बूंदी वाला है, एक तारागढ़ अजमेर वाला है। अगला प्रश्न, कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है? चिल का टीला किस दुर्ग को कहते हैं बताओ? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़, मेहरानगढ़। चिल का टीला किसे कहेंगे बताओ? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चिल का टीला आपके ईगल पहाड़ी पर जो बना हुआ है, ठीक है, ईगल पहाड़ी पर, ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है चिल का टीला। किसको कहेंगे? जयगढ़ किले को। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? जो आपका भैंसरोडगढ़ का किला है ना, चंबल और बामणी नदी, चंबल और बामणी नदी इनके किनारे पर स्थित है। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि मेरे को अगर कोई जागीर मिले ना, मजा आ जाए, जागीर में लेना चाहूंगा भैंसरोडगढ़ वाली। तो टॉड ने जागीर के रूप में इसको आशा की थी। टॉड ने कहा था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीर पसंद करने को कहा जाए तो मैं इसको पसंद करूंगा। भैंस, भैंस, बी और सी, बामणी और चंबल, बामणी और चंबल। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के ना बी और सी के अंदर है, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास। तो जवाहर सिंह के नाम से याद रखना, जैसलमेर का राजा था। तो इस प्रकार से आप बताओगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास। जैसलमेर का किला है वो आपका सोनागढ़ है, गोल्डन फोर्ट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फोर्ट। तो ये गोल्डन फोर्ट जैसलमेर वाला है। जालोर वाला पूछे तो ये सुवर्णगिरी है, अच्छा दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, पर सोना तो ये है ना। एक बाला किला जो अलवर वाला है, जिसे कुंवारा किला कहते हैं। कुंवारा किला के मतलब इसके ऊपर हमला नहीं होता है कभी भी, है ना। कुंवारा किला, बाला किला, ये आपका अलवर वाला है, ठीक है, ओके। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अब बीका की गढ़ी के ऊपर बीकानेर के महाराजा राय सिंह जी के द्वारा, है ना, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख के अंदर 1588 से 1592 करमचंद की देखरेख में
तो इन्हीं के ही साथ में था राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किले का निर्माण। बीका की गढ़ी, और बीका की गढ़ी 1488 ईस्वी में बनी थी, 1588 आसपास वो मान लो, तो 100 साल का गैप था इसके अंदर, है ना, 100 साल। तो बीका की गढ़ी 1488 और वो बाद में 1589 से, मानो इसको 1589 से 1592 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। रणथंभौर के किले में किसका फेमस मंदिर बना हुआ है? देखो रणथंभौर मंदिर, रणथंभौर किले की बात करें तो ये एक प्रश्न यहां पर ये आता है, आप लोग आंसर दो। रणथंभौर की दुर्ग की बात करें तो रणथंभौर दुर्ग का जो गेट है ना वो क्या कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग का गेट, इसके बारे में एक कथन है कि गेट क्या मतलब, गेट को तो अलग नाम है, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है इसको, गेट नहीं उपनाम, इसको बख्तरबंद दुर्ग अब्दुल फजल ने, बख्तरबंद। अब तुम लोग कहते हो फोर्थ ग्रेड ऑफिसर में सर ये थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा यह सब इंस्पेक्टर पेपर 2021 में पूछा गया है कि बख्तरबंद दुर्ग किसको कहा गया है। फोर्थ ग्रेड ऑफिसर को पता नहीं तुम क्या समझ दो, पेपर तो वो सिंपल ही आएगा, पटवारी से भी लो लेवल आएगा। गणित कर लेना, गणित के तो 15 में से 8 से 10 तो आज मैं करवा के जाऊंगा, भले तुम हाथ बांध के बैठ जाओ, कूट कूट के सही करूंगा, ध्यान रखना, बड़े सिंपल है। प्रतिशत निकालना मेरे को भी नहीं आता था, थोड़ा सा अभ्यास किया, आने लग गए, 2 दिन से वही कर रहा था। बख्तर कब पहने जाते हैं? जब लड़ाई होती है, और लड़ाई को क्या कहते हैं? रण। तो रणथंभौर के किले का नाम हो गया आपका बख्तरबंद दुर्ग, आपको याद रखना है। और दरवाजा है इसका नौलखा दरवाजा, बिल्कुल सही है, नौलखा दरवाजा इसका गेट है। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहां पर, रणथंभौर जी त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहां पर बना हुआ है। 12 घंटे क्लास है, तो ऐसे एक्सपेक्ट करना कि गुरुजी थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, है ना, मेरे से ज्यादा जोश की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले 30 घंटे से लगातार सिर्फ 4 घंटे ही सोया है 30 घंटे में से, तो है ना, फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा फिर अगर ज्यादा जोश दिखा दिया तो। अभी ये तो 4 दिन और पढ़ना है, नींद की और की भयंकर कमी, और आज पूरी रात फिर जगना है, तुम सो जाना मैं जगूंगा, ठीक है। बटनेर का किला स्थित है, 4 अलग अलग पीडीएफ है, 5-6 पीडीएफ है पूरे सिलेबस की, उसको सेव करने में बहुत कोई देता ही नहीं है, 1500 पेज की पीडीएफ कौन देता भाई, सेव ही नहीं होती है। पर मेरे पास एक टेक्निक है, मैं अभी दिखाऊंगा, तो उसको मैं थोड़ा सही करके पूरी रात बैठूंगा आज। बटनेर का किला कोशिश कर सकते हैं, बाकी क्लास रहो तुम तो। बटनेर किला है जो आपका उत्तरी भट्ट किवाड़ जिसे कहते हैं, उत्तरी भट्ट किवाड़। अब इसकी हम बात करें, उत्तरी भट्ट किवाड़ इसे कहेंगे। अरे राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, राजस्थान का वह किला जिसके ऊपर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, ये आपका कौन सा किला हो गया? बटनेर का किला हो गया, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण। और सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण की बात करें, राजा भूपत के द्वारा दूसरे सबसे पुराने किलों में भी आता है, 3rd सदी का है और राजा भूपत के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि आंतरिक किला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए वो अपना तारागढ़ है, जो बीच में है, सबसे बीच में, और फिर जिसने देखो हमले किए अजमेर, है ना। आगे आ जाओ, बटनेर। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? आज के टाइम में कभी कभी थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सबसे ऊंचे किले की बात कही जा रही है। ऊंचा किला मतलब कि आप अगर ऊंचाई पर देखोगे तो आपकी पगड़ी नीचे गिर जाएगी, ऐसा कहा गया है इसके संबंध में, तो उससे आपको इसका आंसर निकालना है। सबसे ऊंचे किले का मतलब यही है, ठीक है, सबसे ऊंचे किले का मतलब ही यही है, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का किला हो जाएगा जो कि आपके राजसमंद के अंदर है, राजसमंद। अब इस कुंभलगढ़ किले की बात करें, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर है ना लंबी दीवार है इसकी, है ना, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है कुंभलगढ़ का किला राजसमंद, ठीक है। जो आपके बात करें कटारगढ़ है, इसके अंदर कुंभा का निवास वगैरह, बादल महल है जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। यहीं से हम बात करें तो कुंभा के बेटा उदा के द्वारा उसको धक्का देके उसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। मामादेव कुंड भी यहीं पर है। ये सारी बातें 12 घंटे की क्लास में लिखी हुई है ना। आज कम से कम 15 पीडीएफ शेयर करूंगा और उस 15 में से लास्ट की जो 5 पीडीएफ जिसने पढ़ ली 120 में से डंके की चोट पे 80 से 90 सही करेगा। आज रात 12 बजे आएगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, ख से खाई,
खाई होती है किसी दुर्ग के चारों तरफ, ख से पारिख दुर्ग। तो जिस दुर्ग के चारों ओर परिधि हो दीवारों की, है ना, परिधि हो दीवार की, वो क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। धानवन दुर्ग, धरती धोरारी। दानवन मतलब जो मरुस्थल में है, जो रेगिस्तान के अंदर है, वो दानवन दुर्ग हो गया। एरण, अरे मारी बैरण, दुश्मन मित्री, एरण मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए तूने। तो कांटे हो जिसके रास्ते के अंदर, वो दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग जिसमें मित्र वगैरह रहते हैं। एक आएगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर, औदुक दुर्ग कौन सा है? औदुक दुर्ग किसको कहते हैं? जो जल दुर्ग होता है ना, जिसके चारों तरफ नदियां वगैरह चलती हो, जल दुर्ग को औदुक कहते हैं। सहाय दुर्ग का पूछे तो जिसमें मित्र बंधु रहते हैं आपके, वो सहाय दुर्ग है। तो ध्यान रखना, अच्छे अच्छे प्रश्न, नाम में ही सब कुछ पढ़ा है। कौन कहता है कि पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए? पढ़ने के लिए बस एकाग्रता रखो और इच्छा है, जितना याद हुआ अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, अपने आप आएगा। विद्या माता आराम से आती है जब विनम्रता रखनी पड़ती है। अगला देखो, किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं? 1444 खंबे हैं यहाँ पर, 1444 खंबे हैं। रणकपुर जैन मंदिर जो आपका पाली वाला है, ये आपका यहाँ पर याद रखिएगा, 1444 खंभों वाला, खंभों का अजायब घर कहते हैं कि इतने सारे खंबे ही खंबे हैं, पूछो मत, मंदिरों का एक ग्रुप है, तो ये ध्यान रखना। देलवाड़ा याद रखना, देलवाड़ा कहाँ पर है? दिल सिरोही के अंदर दिलवाड़ा। सोमेश्वर किराडू बाड़मेर के अंदर, याद रखना। अब ये आपके सिलेबस में क्या है कि पर्यटन टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, और पर्यटन अभी पटवारी में भी था, उसमें भी पूछा गया था किराडू, दिलवाड़ा, रणकपुर, तो ये कौन से जिले में स्थित है, कम से कम ये तो याद रखना। राजस्थान का कौन सा मंदिर आपका चूहों का मंदिर कहलाता है? और इस मंदिर में चूहों को कहा जाता है काबा। चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहते हैं। तो चूहे काबा कहलाते हैं। ये अपने करणी माता जी का मंदिर हो गया। कौन सी माता जी का? करणी माता जी का मंदिर हो गया। और चिरजा, और जो एक शब्द आता है चिरजा, जो करणी माता की स्तुति है, उसको क्या कहते हैं? चिरजा। और चिरजा इनकी माता जी की जो है पूजा आरती है, वो चिरजा कहलाती है। ठीक है, ये देखो जेन्युइन लाइव इसे कहते हैं। 13,000 लगातार लाइव बने हुए, इट्स अ जेन्युइन लाइव, वरना तो मैं 3,70,000 का लाइव रिकॉर्ड कब का तोड़ चुका होता है ना। तो ऐसा होता है, हुआ था, बच्चों को पता ही नहीं चला, लेकिन इसे कहते हैं एक्चुअल लाइव 13,000। मैं बहुत खुश हूं तुम लोगों के लिए, तो अब दिन रात ये कर दूंगा अगले 4 दिन। कैला देवी का मंदिर कहां पर है? यह प्रश्न भी आया हुआ है। कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर है। करौली में आपका काली सिल नदी के किनारे, काली सिंध मत कर देना, काली सिल नदी है। और त्रिकूट का पर्वत है या पहाड़ी है? त्रिकूट का पर्वत है, क्योंकि जब पर्वत होता है ना, थोड़ा तीखा होता है, और पर्वत के ऊपर तुम विजय पताका लहरा सकते हो, पर्वत के ऊपर आप मंदिर बना सकते हो, लेकिन पर्वत के ऊपर आप दुर्ग नहीं बना सकते। तो त्रिकूट पहाड़ी कहां है सर? और जैसलमेर। लांगुरिया गीत यहाँ के बड़े फेमस हैं, मीणा वगैरह विशेष रूप से। तो लांगुरिया गीत, भगवान हनुमान जी और माता अंजना की पूजा की जाती है। प्रश्न पेपर में पूछा है, वापस से आएगा। आगे देखो, तो कैला देवी मंदिर करौली के अंदर हो गया। अगला प्रश्न देखो, माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है, अब आपसे पूछेंगे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिलवाड़ा, दिल और सिर, है ना, दिल और सिर। तो दिल तो यहां हो गया और सिर यहां पर हो गया, खोपड़ा और दिल का एक साथ कॉम्बिनेशन बिठाओ रे, तो दिल है वो आपका सिरोही के अंदर है। तो भाई पर्यटन वाला प्रश्न पूछा था, वापस से आएगा। हाँ जी, हाँ आ गया। जो दिलवाड़ा मंदिर सिरोही है, वो जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक प्रश्न फिर से तुम्हें पूछेंगे, लोद्रवा किसके लिए फेमस है? आज वही प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, लोद्रवा। और लोद्रवा तारा जैसलमेर में है, और ये जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। लोद्रवा जैसलमेर, ये आपके जैन मंदिरों के लिए। तो याद रखो इस चीज को भी, माउंट आबू, दिलवाड़ा, सिरोही, जैन मंदिर। जला गीत, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब जाया जाता है? हमारी जोड़ी रा जला। तो ये है वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा जला गीत गाया जाता है। जला, और फिर जलती है आदि, तो ठीक है,
हाँ, इसके अच्छा कैसे आ गया, तो इसने अच्छे व्रत किए थे तेरे से इसलिए अच्छा आ गया। तो ये बात है, वर जलती है, याद रखो ऐसे। वो डारा बारात का डेरा देखने जाते समय जलवा जल जल जला, जलवा तो कुआं पूजने। रतवई लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? देखो, रतवई है, बम रसिया है, हम बात करें तो रसिया गीत है, रतवई है, नृत्य भी हो जाते हैं और गीत भी हो जाते हैं, दोनों इसके ऊपर है। मेवात क्षेत्र की बात करेंगे। अलवर भरतपुर हो गया, डीग हो गया, खैरतल तिजारा हो गया, रतवई हो गया। रसिया गीत है, ये भी यहां पर है, रसिया गीत है। और इसके साथ साथ बम लग जाए तो बम रसिया हो जाए, तो ये फसल पकती है उस समय, फागुन के टाइम में गाते हैं ये लोग। ठीक है, आगे नेक्स्ट, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। ये प्रश्न भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था, देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। और महात्मा गांधी ने कहा कि हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, हमारी संस्कृति के पहरेदार बताया था। तो ये थोड़ा सा प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे लोकगीत आपके सिलेबस में हैं, मेन पता होना चाहिए कि कुर्जा है, जोरावा है, ये मुमल है ना, इंडोनी है, कांगसियो है। हमारे छेल भंवर को कांगसियो गाते कि नहीं गाते? पणिहारियां ले गई रे, अरे छेल भंवर को कांगसियो पणिहारियां ले गई रे, वो ऐसे गाते हैं, ध्यान रखो। ये पश्चिमी राजस्थान में विशेष रूप से क्षेत्रीय लोकगीत है। कुछ धार्मिक भी है, धार्मिक लोकगीत भी है, क्षेत्रीय भी है, जनजातियों के भी है। तो पूछा जाता है प्रश्न सीधा सीधा परीक्षा के अंदर, ये पूछते हैं कि बताओ पटेलियो बिच्चो लालर काई है? पटेलियो बिच्चो लालर है तो ये जनजातियों के क्षेत्र विशेष रूप से। हमसीड़ो क्या है? भीलों के लोकगीत है, स्त्री और पुरुष साथ में युगल गीत गाते हैं। हम मिले तुम मिले हमसीड़ो भीलों का गीत है, मेवाड़ क्षेत्र के आता है परीक्षा में, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, 6 पारी में से बार बार पूछेंगे। झोरावा है वो थारा जैसलमेर है, और एक विरह गीत है, मित्र की याद में मित्री के द्वारा गाया जाता है, और जब मित्री छोड़ के चली जाती है तो मित्र जिंदगी भर गाता रहता है। पटेलियो बिछियो लालर का ही है, पटेलियो बिछियो लालर माछर, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है थारे। माछर के गुरुजी मच्छर है कि ना, और तो लोकगीत है राजस्थान का, विशेष रूप से पहाड़ी लोकगीत है, पहाड़ी लोक गीत, पहाड़ी अंचल के अंदर विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र, विशेष रूप से मेवाड़ के अंदर आदिवासी इलाकों के अंदर ये आपका पटेलियो बिछियो लालर माछर गाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। अगला देखो, संत पीर शाह अली और तुकनगीर। तो राजस्थान के अंदर हम देखें कि शाह अली और तुकनगीर की बात करें तो ये 400 साल पहले सन 1600 की ईस्वी के आसपास मेवाड़ में कौन से ख्याल लेकर आए थे? तुर्रा कलंगी ख्याल है वो आपके ये मध्य प्रदेश वहां से आई थी। तो ये शिव पार्वती से संबंधित है, आपको याद रखना है, शिव पार्वती पर आधारित है, उनकी कथाओं पर है। और तुर्रा कलंगी ख्याल, एक मुस्लिम संत है एक हिंदू है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ मेवाड़ अंचल के अंदर। राजस्थान का कौन सा जिला है आपके फड़ अंकन के लिए जाना जाता है? फड़ का मतलब ये हुआ कि आप सूती और रेजी के कपड़े पर महापुरुषों के जीवन के चित्र बनाए जाते हैं, फिर उसको गाया जाता है। तो ये जो है आपका फड़ चित्रण के लिए आपका कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा बहुत फेमस है, सीधी सी बात है, शाहपुरा भीलवाड़ा बहुत फेमस है आपके फड़ अंकन के लिए। अब फड़ की हम बात करें, बहुत सारी फड़ है जो फेमस है। श्रीलाल जोशी इसके फेमस कलाकार हैं, श्रीलाल जोशी इसके फेमस कलाकार हैं। पार्वती देवी, गोतल देवी, ये प्रसिद्ध कलाकार है फड़ की। तो गोपी जी भट्ट है वो कौन से लोक नृत्य शैली के कलाकार है? लोक नृत्य शैली, एक सिंगल टॉपिक सिलेबस से बाहर नहीं है, बहुत मेहनत करके आया हूं, ध्यान रखना। हाँ, तो गोपी भट्ट है ना वो आपके तमाशे के हैं। गोपी जी भट्ट है, जितने भी भट्ट है ना वो सब तमाशे के। तमाशा आपके महाराष्ट्र से आया है, और तमाशा जो लोक नाट्य आपके सिलेबस में है ये आपके जो है जयपुर के प्रताप सिंह के समय में, प्रताप सिंह समय याद रखना, जयपुर के प्रताप सिंह के समय में, और ये विशेष रूप से आपका याद रहेगा तमाशा। टोंक की प्रसिद्ध 4 बैंत लोक नाट्य कला है। तो पहले तो ये याद रखोगे 4 बैंत कटे के फेमस है, ये आपके टोंक जिले के फेमस है। विशेष रूप से हम बात करें तो इसकी जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? करीम खान निहंग के द्वारा।
और वहां का नवाब था फैजुल्ला खां। तो फैजुल्ला खां के समय में करीम खान नीन के द्वारा 4 बैत एक पश्तो भाषा के अंदर बोला जाता, विशेष रूप से अफगानी, है ना, अफगानी भाषा के अंदर इसका प्रदर्शन किया जाता है। 4 बैत टोंक, टोंक नवराजस्थान में एक मुस्लिम रियासत रही है। श्रीलाल जोशी किसके लिए जाने जाते हैं? फड़ के लिए। तो स्वांग के लिए कौन जाने जाते हैं? जो है स्वांग की बात करें, या जिसे हम राजस्थान की मंकी मैन की बात करें, जिन्हें पिछला 2024 का पद्मश्री भी मिला है, और वो हो जाते हैं आपके जानकी लाल जी भांड। और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में पूछा जाएगा जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। पद्मश्री आपको मिला है, मंकी मैन इनको कहते हैं, याद रख लेना। 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी में, ठीक है। सिलेबस का 1/3 है। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व में अनेक, ये आपके जानकी लाल जी हो गए। बहरूपिया कला किस क्षेत्र में? अली बख्शी ख्याल। देखो अली बख्शी ख्याल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से बात करें अली बख्शी ख्याल की बात हो रही है अलवर क्षेत्र के अंदर, विशेष रूप से यूपी से लगता हुआ जो इलाका है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की हम बात करें, कृष्ण वो ब्रज क्षेत्र है वहां पर अली बख्शी ख्याल है। ये एक कुचामनी ख्याल जो नागौर क्षेत्र के अंदर डीडवाना कुचामन जिला है, तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम जी हैं, लेकिन अली बख्श जी हैं तो वो अली बख्शी ख्याल है उसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, ओके। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड। अब राजस्थान के कल्चर के इतने ही टॉपिक थे आपके, अब राजस्थान की हिस्ट्री स्टार्ट करके फिर मैं ज्योग्राफी में जाऊंगा, और ज्योग्राफी में भी वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में है। सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा, गणेश्वर की सभ्यता जो आपकी नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुई है, इस सभ्यता की खोज 1972 में, खुदाई 1977 के अंदर की गई। अब यहां से गैरिक मृदभांड प्राप्त होते हैं, कपिश वर्णी मृदभांड प्राप्त होते हैं, कपिश वर्ण के मृदभांड प्राप्त होते हैं, ओके, गैरिक। आगे देखो, कौन से स्थल से यूनानी शासक मिनंडर की 16 मुद्राएं मिली है? यूनानी शासक मिनंडर की 16 मुद्राएं बैराट, कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर स्थित बैराट से सूती वस्त्र भी मिले हैं, बैराट से आपकी यूनानी शासक की मुद्राएं भी मिली है, बैराट की सभ्यता से आपके मौर्य काल, इन सब के अवशेष भी मिले हैं, मौर्यों के अवशेष भी मिले हैं, बौद्ध के अवशेष भी मिले हैं। ये अपने जयपुर पूर्व का और वर्तमान जिला आपका कोटपुतली बहरोड कर लेना, इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ अशोकवाड़ा आता है, मौर्य, अशोक मौर्य, और एक आपका बौद्ध धर्म बैराट, ब से बैराट, ब से बौद्ध धर्म। अगला देखो, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? मालव नगर किस जनपद को कहा गया है? मालव नगर, नगर टोंक, नलियासर, सुनारी लो युगीन सभ्यता है, नाम सुनारी भले हो लेकिन याद रखना, ठीक है। तो दिए गए में रेड टोंक, रेड को प्राचीन टाटा नगर कहा गया है, तो यहां पर मालव जनपद है वो किसका प्राचीन नाम है? तो मालव जनपद की बात करें तो वो आपके नगर टोंक का प्राचीन नाम है, नगर टोंक का प्राचीन नाम मालव जनपद है। रेड टोंक से यहां पर कई सारे सिक्के मिले हैं, इसलिए इसको टाटा नगर कहते हैं, ठीक है। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? देखो बैराट में हमें मौर्यकालीन सभ्यता, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, स्तूप मिलते हैं, ये आपके पूर्व की जयपुर की सभ्यता। राजपूत के कौन से वंश ने जयपुर की रियासत पर शासन किया? आपके सिलेबस में 4th ग्रेड में 20-25 प्रश्न तो इतने सरल आएंगे 40 नंबर का कंटेंट 200 में से, कि आप मतलब गलत मत करना जल्दबाजी के चक्कर में। सीधी सी ऐसा प्रश्न आएगा, कछवाओं ने यहां राज किया, इन्होंने मेवाड़ पर राज किया सिसोदियों ने, 14वीं शताब्दी के बाद में ये गुहिल हो गए, है ना, सॉरी गुहिल पहले थे, बाद में आपके सिसोदिया कहलाए। राठौड़ हैं तो आपके बीकानेर जोधपुर हो गए, है ना, जोधपुर हो गए, बीकानेर हो गए, इस प्रकार से याद रखो। हाड़ा है तो आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चौहानों की जो शाखा है। अभी एग्जाम में प्रश्न ये पूछा कि चौहान है वो कहां कहां थे, जस्ट अभी प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछ लिया। चौहानों का जो राज है, विशेष रूप से हम बात करें हाड़ा चौहान, चौहानों की अगर बात करें, छोटा सा याद रहना चाहिए, एक तो आपका शाकंभरी के हो गए अजमेर के आसपास, है ना, या हम जिसे कहें शाकंभरी। उसके बाद हम बात करें नाडोल पाली याद रख लो, फिर आपका जालोर याद कर लो, जालोर क्षेत्र है, सिरोही क्षेत्र है, नाडोल है, रणथंबोर है,
हाड़ौती क्षेत्र है, यहां पर चौहानों की शाखाएं अलग अलग रही थी। तो थोड़ा पता होना चाहिए, राजवंश एटलीस्ट नहीं पढ़ा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल याद करो कि चौहानों का राज कहाँ कहाँ था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी की पराजय के बाद में ये अलग अलग जगह बिखर गए थे और किसी ने कहीं जाकर राज स्थापित किया था, किसी ने पृथ्वीराज चौहान से पहले भी स्थापित कर लिए थे जालोर वगैरह के क्षेत्र के अंदर। तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान भी हो जाएगा, उधर आपका हाड़ौती भी हो जाएगा, रणथंभौर भी हो जाएगा, शाकंभरी हो जाएगा, नाडोल, पाली, ये सब आ जाते हैं। ऑप्शन में एक लोद्रवा जैसलमेर था जो कि नहीं है, तो सीधा सा प्रश्न हो गया क्लियर। कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इस जाति ने कहां कहां राज किया था, बस इतना तो दिमाग में बिठा ही सको है। मेरे लिए थोड़ा सा कर लो, नौकरी लग जाओ भाई, मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरे बच्चे नौकरी लग गए, मेरे भाई मेरे दोस्त लग जाओ, ऐसा मौका नहीं आएगा फिर। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमेश्वर ने धारण की। सोमेश्वर की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर, ठीक है, इनके द्वारा। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय है तो इनको अनेक नामों से जानते हैं, जैसे इनको आपका जो राय पिथोरा है, दल पुंगल और राय पिथोरा कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, दिल्ली पर चढ़ाई की थी और बाद में इनके पृथ्वीराज चौहान के समय में भी दिल्ली पर राज था, कई सारी चीजें हैं। आगे देखो, अजमेर का संस्थापक किसको कहते हैं? 1113 ईस्वी में, ये बार बार पूछा गया, तुम्हारी पारी में पूछा जाएगा। 1113 ईस्वी के अंदर 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राज चौहान के द्वारा अजमेर नगर की स्थापना अजय मेरू नगर के नाम से की गई थी। इनकी पत्नी का नाम सोमलवती था, चांदी के सिक्के चलाती थी। ऐसे ऐसे डीप क्वेश्चन भी आते हैं। अर्णोराज की बात करें तो इन्होंने आना सागर झील बनाई थी। आजकल ये प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछा जा रहा है। आना जी है और इनके द्वारा आपके आना सागर झील 1135 से 37 के बीच में बनाई गई थी। आना सागर झील आपको याद रखनी है, इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। वासुदेव चौहान है तो ये आपके आदि पुरुष हैं चौहानों का। 6ठी शताब्दी के अंदर आदि पुरुष है वो कौन है या मूल संस्थापक है वो कौन था? तो आपको इसको कहोगे वासुदेव को। वासुदेव चौहान राजवंश का संस्थापक है। अगर किसी ने चौहान नहीं पढ़े, इतना पढ़ लिया बहुत है, चौहान नहीं पढ़े और इतना पढ़ लिया बहुत है कि वासुदेव चौहान है वो इनका संस्थापक था। ठीक है, बस इतना याद कर लो, उससे ज्यादा नहीं जाना आगे। कॉमन बातें, 55,000 सीट है लड़क, 55,000 में कितनी जाए कट ऑफ? बहुत मुश्किल 130, 135 जनरल ओबीसी की। SC ST EWS MBC उनकी तो 115, 120, तो सीटें बहुत ज्यादा है, लग जाओ नौकरी में। और इतने नंबर लाना भी अपने आप में काबिलियत होगी। मैथ रीजनिंग को सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर भी, और नहीं आ रहे तो नेगेटिव मत करना, छोड़ देना, 5 गोला पढ़ देना, एटलीस्ट सही करके आ जाना। अपना एक फिक्स टारगेट बताऊंगा। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि सोमदेव किसका लेखक है? ललित विग्रहराज का। ये कौन से राजा के दरबार में था? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। अब विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में आपका सोमदेव था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और नरपति नाल वगैरह पढ़ा दिए। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। अजमेर का पराक्रमी शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार करके, तो विग्रहराज चतुर्थ है। 161 के अंदर क्या आ जाएगा आपका? विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। यहां पर ये अच्छा प्रश्न है ना, इसको मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पृथ्वीराज चौहान को तो जानते हो, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तो अधिकार जानते हो, लेकिन उनसे पहले ये आपका इसके ऊपर अधिकार किया गया था। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। अब राजस्थान के राजवंश ऐतिहासिक घटनाएं आपके सिलेबस में है। राजवंश और सभ्यताएं पढ़नी है, उसके बाद सीधा एकदम कूद के आगे आ जाइए। 1857 की क्रांति, जन जागरण और स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण, ये 4 टॉपिक है सिलेबस के अंदर। तो हम सीधा आगे आ गए। राजस्थान के अंदर जन जागृति वगैरह के दौर के अंदर किसान आंदोलन वगैरह, भौ से भोजी लंबरदार और भ से भरतपुर के अंदर सीधा सा प्रश्न आता है। 1930 के दशक के अंदर, 1931 के आसपास भरतपुर में किसानों का नेतृत्व है भोजी लंबर